नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस और जो चैप्टर चल रहा था अपना दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व का, इसका हम जा रहे हैं पार्ट 2 करने के लिए। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं पार्ट 2 की, जहां हमने पहले पार्ट में हमने ये बात किया था कि क्या है समकालीन, क्या है दक्षिण एशिया। इसके साथ साथ उसकी भौगोलिक बनावट को हमने देखा था, पाकिस्तान की समस्याओं को देखा था कि आखिर कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से वहाँ पे कभी लोकतंत्र शामिल हो जाता है तो कभी वहाँ पे सैनिक तानाशाह स्थापित हो जाता है। फिर हमने बांग्लादेश के बारे में थोड़ी बातें की कि बांग्लादेश देश किस तरीके से आज़ाद हुआ था भारत की सपोर्ट के द्वारा। फिर हमने ये बात किया था कि नेपाल के बारे में कि नेपाल का बनावट कैसा है ना, त्रिकोणीय संघर्ष वहाँ पे चलता है। तो फिर आगे चल के वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब हम बात करने जा रहे हैं श्रीलंका के बारे में, जो कि आता है 4 नंबर में। देखिए, इस चैप्टर में पाकिस्तान वाला जो चीज है और श्रीलंका का जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो चीज को आपको करके ही रखना है। चलिए हम बात करते हैं श्रीलंका का। तो श्रीलंका, जैसा कि आप सबको पता है, भारत के दक्षिण में श्रीलंका पड़ता है। इस जगह पे क्या पड़ता है? श्रीलंका पड़ता है। ठीक ठीक है। और यहाँ से देखिए, श्रीलंका में एक बात आपको समझ के रखनी है कि यहाँ पर जो मैटर चल रहा है वो क्या चल रहा है। मैटर बस इतना चल रहा है कि जो ये तमिलनाडु का हिस्सा है ना, जैसे हमने क्या देखा, बांग्लादेश पर जब आक्रमण हुआ तो बांग्लादेशी क्या हुआ, भारत में चले आए थे। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए, बहुत पहले से तमिलनाडु के कुछ लोग जो हैं, कुछ कुछ ऐसे समूह हैं जो कि श्रीलंका में जाकर बस गए थे और काफी समय से बसते चले गए थे। ठीक है। और फिर जब श्रीलंका में बसते चले गए थे तो सिंगली, जो वहाँ के लोग रहने वाले थे, वो तमिलों से थोड़ा सा दुखी थे, है ना। तमिल सिंगलियों से दुखी थे, सिंगली तमिल से दुखी थे। तो इन्हीं के मैटर के ऊपर सारी चीजें, तो हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हो, तमिलनाडु के कुछ दूर पे स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो जितना अपना हरियाणा है उतना ही उसका क्षेत्रफल है। आबादी की अगर बात करें तो लमसम 2 करोड़ के आसपास की आबादी है, जहां पर 74% देखा जाए तो सिंगली लोग रहते हैं। सिंगली मतलब वहां पे रहने वाले लोगों की जाति, एक तरीके से समझिए कि सिंगली है। ठीक है। जैसे हमने देखा कि नेपाल में माओवादी है ना, धर्मगुरु वहां पे अपने पाकिस्तान में। इसी प्रकार से देखा जाए तो जो सिंगली लोग हैं, 74% सिंगली जो है वो वहां पे रहते हैं, श्रीलंका में रहते हैं। 18% जो है तमिल रहते हैं, 7% ईसाई लोग रहते हैं। ठीक है। और ये ऐसे लोग हैं जो कि सिंगली तथा तमिल दोनों ही भाषा बोलते हैं। अब बात यहाँ पे यह है कि श्रीलंका की जनसंख्या का लमसम 18% भाग भारतीय मूल के तमिल का है, जो कि श्रीलंका के उत्तरी तथा पूर्वी प्रांतों में बसे हुए हैं। यानी कि मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु के ही कुछ समूह जाकर यहाँ पे बस गए हैं, इस जगह पर श्रीलंका में बसे हुए हैं। श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्यक सिंगलियों ने धर्म और भाषा के आधार पर एक नए राज्य बनाने के निर्माण प्राप्त, मतलब जो निर्माण चाहते थे कि नया राज्य बने। ठीक है। इस चीज का वो प्रयास करना शुरू कर दिए और जिसका स्वाभाविक रूप से तमिलों ने क्या किया, विरोध किया। यानी कि देखा जाए तो जब ये लोग यहाँ पे आकर बस गए तो उसके बाद श्रीलंका ने कहा कि भाई हमें एक नया, जो है ना, हम अपना एक देश बनाएंगे, धर्म और भाषा के आधार पर एक नया देश बनाएंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो तमिल वाले थे उन्होंने उनका विरोध किया। और देखिए, यहाँ पे सरकार भी जो बनती थी ना, वो सिंगलियों की सरकार बनती थी। किसकी सरकार? सिंगलियों की। तो सिंगली की सरकार तो ध्यान किस पे ज्यादा देगी? सिंगली पे ज्यादा ध्यान देगी। तो सिंगली की सरकार ने सिंगलियों पर ज्यादा ध्यान दिया। तो इसी वजह से श्रीलंका सरकार ने सिंगलियों की नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में, मतलब पढ़ाई में, उनकी नौकरियों में ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उनको ज्यादातर सुविधाएं देना शुरू कर दिया। और तमिलों को क्या किया? ठीक है, तमिलों को इन चीजों से वंचित रखा। यानी कि श्रीलंका की जो सरकार है, सिंगलियों को ज्यादा ध्यान दिया, तमिलों को इन सभी चीजों से वंचित रखा। और इसी की वजह से तमिल और सिंगलियों के बीच में लड़ाई या मनमुटाव शुरू हो गया था। आगे, सरकार की तमिलों के प्रति भेदभाव तथा उपेक्षा की नीति। उपेक्षा मतलब वही है ना, जो दो तरफा, कहते हैं ना, एक तरफा करना, कि सिंगलियों को ध्यान दे रहे हो, तमिलों को नहीं ध्यान दे रहे, ऐसा। तो भेदभाव तथा उपेक्षा की नीति ने तमिलों को संगठित कर दिया। यानी कि तमिलों ने मिलकर एक संगठन तैयार कर दिया। 1983 में तमिल उग्रवादियों ने तमिल लिबरेशन टाइगर नामक, यानी कि LTTE नामक एक प्रकार का संगठन तैयार कर दिया, जो कि एक हिंसात्मक कार्रवाई करता था। यानी कि जहां कहीं भी अगर गवर्नमेंट कहीं गलत काम कर रही है या जहां कहीं भी तमिलों को ध्यान नहीं दे रही है, वो हिंसा करने को उतारू हो जाते थे। कहीं दंगे कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ऐसी संस्था बना दी किसने? तमिल उग्रवादियों ने बना दी। कहाँ पे? श्रीलंका में। तमिल लिबरेशन टाइगर नामक एक वो बना दी। इसको हम कहते हैं टाइगर तमिल, जो LTTE के नाम से जानते हैं ना।
लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, है ना, इस तरीके से नाम दिया जाता है। कब बनाया गया? 1983 में बनाया गया। अब आगे क्या हुआ? आगे इन्होंने क्या किया? सरकार से सीधे संघर्ष की ठान ली कि अगर जहां पे गवर्नमेंट अगर कुछ गलत हमारे साथ करेगी हम सीधा लड़ाई पे आ जाएंगे, है ना। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान तमिल उग्रवादियों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या करवा दी थी, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि राजीव गांधी ने शांति सेना भेज दी थी श्रीलंका में शांत करवाने के लिए, तमिलों को शांत कराने के लिए, सिंहलियों को शांत कराने के लिए। तो तमिलों को लगा कि भाई, तमिल वालों को ये लगा कि भाई ये ना हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने बम से इनको उड़वा दिया था ना, इस प्रकार से, मतलब जैसे होता नहीं कि षड्यंत्र रचकर, ठीक है, ऐसे में इनको उड़ा दिया था। आगे धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तेजी से विस्फोट रूप धारण करने लगा था और कई जगहों पर हत्याएं भी होने लगी थी। भारत द्वारा श्रीलंका में इस जातीय संघर्ष को कम करने के लिए काफी प्रयास किए गए और इसमें सकारात्मक सफलता प्राप्त नहीं हुई। बट क्या है, धीरे धीरे आगे चल के नवंबर 2002 में नार्वे की मध्यस्थता में, ठीक है, नार्वे की मध्यस्थता में श्रीलंका में जातीय संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास किए गए और लमसम देखा जाए तो अभी वहां पर ये जो प्रयास है वो कामयाब रहे हैं, ठीक है। तो यही था श्रीलंका का एक संघर्ष, जहां पे हमने ये देखा कि तमिल और सिंगलियों के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, ठीक है, इसलिए चल रही थी कि कुछ सिंगली की सरकार ज्यादा सिंगलियों पर ध्यान देती थी, तमिलों पर ध्यान नहीं देती थी। आगे चलकर तमिलों ने एक LTTE करके एक संगठन तैयार कर दिया और यही संगठन जो थी आगे चल के राजीव गांधी की हत्या भी करवा देती है, यानी कि बम से विस्फोट करवा देती है। और आगे चल के नार्वे की मध्यस्थता में श्रीलंका में ये जो जातीय संघर्ष है उसको थोड़ा सा खत्म किया गया या फिर कंट्रोल किया गया है। तो यही था पूरा अपना श्रीलंका का मैटर, जिसमें हमने सारी चीज समझा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भारत पाकिस्तान के ऊपर आता है कि भारत पाकिस्तान में किस टाइप के संघर्ष। देखिए, कहते हैं ना कि लड़ाई जो स्टार्ट होती है, एक चीज आपने सुना होगा कि लोग ना घर में ही लड़ जाते हैं, भाई भाई में आपस में लड़ाई हो जाती है और भाई भाई से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता, ये भी चीज आपने सुना होगा, ठीक है। और ये कहानी रामायण से ही चलती आ रही है, जहाँ पे विभीषण ने राम जी को, है ना, सारी बातें बताई रावण की, और उसके बाद, है ना, रावण को मार दिया गया, इस प्रकार की चीजें हुई थी। तो ऐसा ही कहा जाता है कि पाकिस्तान भी भारत से ही निकला है, लेकिन पाकिस्तान जितना बड़ा दुश्मन है ना, उतना शायद कोई दूसरा देश भारत का दुश्मन नहीं है ना। तो ऐसे ही समझिए, भारत पाकिस्तान के संघर्षों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, भारत पाकिस्तान के अगर मैं संघर्षों की बात करूं तो सबसे पहला संघर्ष देखने को मिलता है जब भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग हुए थे ना 1947 में, जिस समय वो अलग अलग हुए थे उसी समय से संघर्ष होना शुरू हो गया था भारत के। अब देखिए, विभाजन के शीघ्र बाद दोनों देश कश्मीर के मुद्दे को लड़ना शुरू कर दिया। पहला चीज तो कश्मीर किस में जाएगा, आगे चल के देखा जाए तो कश्मीर के जो वो थे, राजा थे, कश्मीर में राजा का शासन था। कश्मीर ने कहा ना मैं भारत में जाऊंगा ना पाकिस्तान में जाऊंगा, लेकिन आगे चल के कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे भारत में जाना है। उन्होंने क्या किया था, विलय पत्र पर साइन कर दिया था और भारत में वो शामिल हो गए थे। लेकिन ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हुई, पाकिस्तान ने क्या किया, लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो विभाजन के शीघ्र बाद दोनों देश कश्मीर के मुद्दे पर लड़ पड़े। पाकिस्तान की जो सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के मध्य 1947 से 8 तक और 1965 में भी युद्ध देखने को मिला और इससे कोई हल नहीं निकला, ठीक है। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हार हुई थी, बट इससे कोई मुद्दे का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आगे 1948 के युद्ध के परिणाम स्वरूप कश्मीर के दो भाग बन गए। एक को हम कहते हैं पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर, यानी कि पीओके के नाम से जाना जाता है। ये जो एरिया है पीओके के नाम से जाना जाता है, जिसपे अगर देखा जाए, हालांकि ये भारत के मैप में शो होता है, बट देखा जाए तो यहाँ पर पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान अपना दावा वो करता है, यानी कि दावा करता है कि भाई ये हमारा है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज मैं और दिखा दूं, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन जब 1962 में लड़ाई हुई थी, ठीक है, किसके साथ लड़ाई हुई थी, चीन के साथ लड़ाई हुई थी। तो उन दिनों क्या हुआ था, उस समय ये जो अक्साई चीन तो उसने कब्जा कर लिया था, चीन ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो हमने क्या समझा, 1948 के युद्ध के परिणाम स्वरूप कश्मीर दो भागों में बट गया। एक भाग पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर यानी कि पीओके कहलाया, जबकि दूसरा भाग भारत का यानी कि जम्मू कश्मीर प्रांत कहलाया, ठीक है। अच्छा, दोनों के मध्य एक नियंत्रण सीमा रेखा भी है। ये जो नियंत्रण सीमा, ये वाला जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ये नियंत्रण सीमा रेखा है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये चीज है। अच्छा, आगे क्या हुआ, भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया, भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि कश्मीरी उग्रवादियों को ये प्रशिक्षण देता है, यानी कि ट्रेनिंग देने का काम करता है, जितने भी उग्रवादी हैं तथा हथियार तथा धन देने का भी काम करता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य नदी जल बंटवारे को भी लेकर अगर देखा जाए तो तनातनी लगी रहती है। 1960 तक दोनों देशों के मध्य सिंधु नदी प्रयोग को लेकर तीखे विवाद चल रहे थे, यानी कि सिंधु नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहे थे। तो ये कुछ मनमुटाव की कुछ चीजें हैं। आगे, भारत और पाकिस्तान में तनावपूर्ण संबंधों का एक कारण यह भी है कि पाकिस्तान पिछले कई वर्षों में पंजाब तथा कश्मीर के आतंकवादियों की सभी तरीके से सहायता कर रहा है। यानी कि देखा जाए, आतंकवादी देखो किसी देश के नहीं होते हैं, आतंकवादी मूड में आएगा ना तो जो प्रशिक्षण दे रहा है उसको ही उड़ा देंगे, क्योंकि आतंकवादी आतंकवादी होते हैं। आतंकवादी ये भी, अब उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती है कि मुझे अपनी जान की परवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। आतंकवादी जैसे देखते हो ना, कई लोग होते हैं प्लेन हाईजैक कर लिए, अरे प्लेन हाईजैक कर लिए हो तो प्लेन अगर नीचे गिरेगा फूटेगा तो उसमें तुम भी मर जाओगे ना, लेकिन उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको कहने का मतलब ये है कि मेरी जान जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने वाली की जान लूंगा, ऐसे होते हैं आतंकवादी, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान में तनावपूर्ण संबंधों का एक कारण यह भी रहा है कि पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से पंजाब और कश्मीर के आतंकवादियों की सभी तरीके से सहायता कर रहा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध भी जीता है, यानी कि मैंने बताया था ना बांग्लादेश वाला युद्ध, जहाँ पे 93,000 सेनाओं ने, पाकिस्तानी सेनाओं ने भारत की सेनाओं के सामने सरेंडर किया था। हमने ऐतिहासिक जीत जीती थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो कश्मीर मुद्दा है उसमें हम कुछ किए नहीं, यानी कि कश्मीर जो मुद्दा रहा वो अनसुलझा रहा। आगे, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार भी हैं। अगर देखा जाए तो भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी शगाई पहाड़ियों में परमाणु परीक्षण किया था। इस तरीके से दोनों देशों के पास परमाणु बम है, और ऐसी स्थिति में दोनों देश लड़ने से बचना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि कहीं अगर भयानक लड़ाई हुई तो ऐसी स्थितियों में परमाणु युद्ध हो सकता है। इसी वजह से जितना हो सके उतना ही बचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी की वजह से युद्ध की संभावना कम हो गई है, पर दोनों देशों की सरकारें निरंतर एक दूसरे को शक की नजर से देखती रहती है। तो ये था आपका भारत और पाकिस्तान का जो संघर्ष है किस तरीके से चल रहा है, वो चीज हमने समझा। मैं यहाँ पे 4 लड़ाइयां ऐसे गिनवा देता हूँ आपको, ठीक है। पहला लड़ाई 1948 में, 47 से 48 में, ठीक है, ये कश्मीर मुद्दे को लेकर। 1965 में कश्मीर मुद्दे को लेकर। 1971 में जो बांग्लादेश को आजाद कराना था उसको लेकर, और 1999 में यानी कि 1999 में जो लड़ाई लड़ी गई थी, कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद भी पुलवामा हमला ये सब चीज हुआ था, बट ऐसी जो लड़ाई है जो मेन बहुत बड़ा रोल प्ले की है, ठीक है, उनके बारे में मैंने 4 युद्ध के बारे में आपको बताया, ठीक है। चलिए भाई, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव के बारे में देखिए, मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो कि मैंने आपको दिखाया था ना, इस तरीके से अगर भारत का नीचे का हिस्सा है तो यहाँ पे छोटे छोटे 2 द्वीप हैं, उनमें से एक क्या है, मालदीव है, ठीक है। तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मालदीव में 1968 तक सल्तनत रहा है, सल्तनत मतलब राजा महाराजाओं का शासन रहा है। 1968 में यहाँ पर एक गणतंत्र की स्थापना हुई है, और यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आई, मतलब राष्ट्रपति का जो शासन प्रणाली आता ना, ऐसी प्रणाली आई। आगे चल के 2005 के जून महीने में मालदीव के संसद ने बहुदलीय प्रणाली अपनाने के पक्ष में मतदान दिया, यानी कि बहुदलीय, यहाँ पे बहुत सारे दल, जैसे भारत में बहुत सारे दल हैं, भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, बहुत सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो गई। ऐसे ही वहां पर भी बहुत सारी दलीय प्रणाली को रहने के पक्ष में इन्होंने वोट दिया, ठीक है। आगे आगे चल के एमडीपी यानी कि मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, एमडीपी यहाँ की मुख्य पार्टी है, जिसका यहाँ की राजनीति में काफी दबदबा है, और 2005 के चुनाव में मालदीव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई। यानी कि जिसे हम देखते हैं ना, विपक्षी दल होते हैं, मान लीजिए सरकार अब भाजपा की है तो विपक्षी दल कौन हुए, कांग्रेस के हुए। ऐसे ही वहां पर पहले विपक्षी दल का ऑप्शन नहीं था, लेकिन आगे चल के वहां पर विपक्षी दल का ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, मालदीव के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं, अब देखिए यहां से ना 4 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन दोनों निकलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध। अब ये कैसे पूछता है, भारत और बांग्लादेश के साथ कोई 2 संबंध बताइए अच्छे और 2 संबंध बताइए बुरे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए सबसे पहला हम बात कर लेते हैं भारत तथा बांग्लादेश के बीच में 2 अच्छे सहयोग के मुद्दे और 2 असहयोग के मुद्दे। तो 2 सहयोग के मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश ने दिसंबर 1996 में फरक्का गंगा जल
बंटवारे पर समझौता किया। ये भारत तथा बांग्लादेश के बीच में सहयोग का मुद्दा है, क्योंकि नदी है, नदी में अगर हम बंटवारा सही से कर लेंगे तो पानी आप भी यूज करो हम भी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा सहयोग का मुद्दा क्या है? भारत तथा बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा एक रहते हैं। ये एक कॉमन पॉइंट है जो कि आप लिख सकते हो हर एक देश के में। अगर आपसे भारत नेपाल के बीच में संबंध पूछे वहां पर भी ये बात लिख सकते हो, क्योंकि कॉमन पॉइंट है। भारत और बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर सदैव एक रहते हैं। इसके साथ साथ दो असहयोग के मुद्दे में अगर आप देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में असहयोग का मुद्दा क्या है? चकमा शरणार्थी। चकमा शरणार्थी कैसे? जैसे बांग्लादेश में अगर कुछ आपदा आती है तो वो तुरंत क्या करते हैं? चकमा देकर। चकमा देने का मतलब क्या होता है? मतलब आंखों में धूल जोकर, है ना, बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ जाते हैं। चलो आ तो गए, लेकिन इसके बावजूद क्या होता है? भारत की जनसंख्या ऐसी बढ़ी जा रही है, ऊपर से उनके आने की वजह से और बढ़ जाती है। ऐसी स्थितियों में जो आसपास के, जैसे असम का एरिया हो गया, है ना, आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से शिक्षा की दिक्कत, स्वास्थ्य की दिक्कत, रोजगार की दिक्कत, ये सब बढ़ने लगती है। अपने देश के लोगों को नहीं मिल पा रहा है ना। ऐसे बांग्लादेश में समय समय पर भारत विरोधी गतिविधियां भी होती रहती है। ऐसी स्थितियों में ये दो असहयोग के मुद्दे हैं, जहां पर एक चकमा शरणार्थी और दूसरा भारत विरोधी गतिविधियां बांग्लादेश में होती रहती है। जैसे अगर बांग्लादेश एक भी मैच हारते भी है ना, तो भी वहां के न्यूज़पेपर में, है ना, उल्टी सीधी कमेंट करने लगते हैं। या एक मैच जीत भी जाते हैं तो वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा शेर समझते हैं, है ना, शेर दिखाते हैं, कहते हैं कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, ऐसा ऐसा करके, है ना। तो इस वजह से भारत विरोधी गतिविधियां अक्सर देखा जाए तो बांग्लादेश में चलती रहती है, और इसकी वजह से ये असहयोग का मुद्दा रहा है। अब बात कर लेते हैं भारत और नेपाल के अच्छे संबंध और बुरे संबंध। अच्छे संबंध में देखा जाए, भारत और नेपाल के जो संबंध है काफी मधुर रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच में ऐसी संधि हुई जिससे बिना वीजा पासपोर्ट के वो एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। भारत नेपाल की हर तरीके से क्या करता है? सहायता करता है। ये तीन क्या है? एक संबंध का अच्छा मुद्दा है ना। आगे बात करते हैं भारत और नेपाल के अनुबंध संबंध कैसे हैं। तो अनुबंध संबंध में पहला संबंध ये है कि भारत विरोधी गतिविधियों पर नेपाल की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। यानी कि नेपाल में अगर भारत के खिलाफ अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही होगी ना, तो नेपाल की सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती है। और दूसरे नंबर पर नेपाल के चीन के साथ दोस्ती रखना, जिसकी वजह से भारत के बीच में दरार पड़ना एक तरीके से कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये नेपाल है, नेपाल अगर चीन के साथ दोस्ती कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये भारत के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि चीन जो है वो दिखता कुछ और है, करता कुछ और है, और आक्रमण कब कर देगा कुछ पता नहीं, है ना। तो सडनली जैसे 1962 में हमने देखा कि वो आक्रमण कर दिया, ठीक है। अब भारत उस टाइम पे रेडी नहीं था, लेकिन अगर उस समय रेडी होता तो हो सकता था कि चीन जो है, चीन भारत को, है ना, हरा नहीं पाता, क्योंकि चीन ने ही युद्ध शुरू किया था। और जब तक भारत संभलता तब तक वो चीन खुद ही कहता है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, अब हो गया जितना लड़ लिए, है ना, इस तरीके की चीजें। भारत उस समय अगर तैयार होता, यानी कि भारत के इस बात की खबर पहले से होती कि हाँ चीन लड़ाई करने वाला है, उस समय हमारी जो सेना है, ठीक है, वो मुंह तोड़ जवाब दी होती चीन को, है ना, इस प्रकार की चीजें। और कहीं ना कहीं ये भी चीज देखा जाता है कि अगर एक मौका और मिले भारत और चीन के लड़ाई का, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जो सेना है अपनी ताकत जरूर दिखाना चाहेगी चीन को, ताकि उनको 1962 का जो बदला है वो ले सके, ठीक है। तो ऐसे में नेपाल का जो रिश्ता है, जो संबंध है चीन के साथ होने की वजह से भारत को, ठीक है, भारत का जो संबंध है नेपाल के साथ थोड़ा सा अनुबंध जैसा बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत श्रीलंका के अच्छे संबंध की बात करते हैं। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते की वजह से भारत तथा श्रीलंका में काफी लाभ हुआ है। भारत और श्रीलंका में अनुबंध तो हुई है, लेकिन मित्रता की संधियां भी हुई है। अनुबंध कैसे? वो राजीव गांधी शांति सेना भेज दिए थे श्रीलंका में, इसकी वजह से तमिलों को लगा कि हमारे लिए गलत कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने क्या किया? बम से उड़वा दिया राजीव गांधी को चुनाव प्रचार में, है ना। तो ऐसे ही ऐसी चीजें हुई है, बट ऐसे में क्या है, धीरे धीरे संबंध आगे चल के सुधरा भी है। श्रीलंका में आर्थिक मदद करना, जैसे सुनामी की स्थिति में भारत हमेशा मदद करता रहता है। भारत और श्रीलंका के बुरे संबंध, ऐसे में देखिए सिंगलियों को लगता है कि भारत तमिलों को ज्यादा सपोर्ट करता है। 1987 में भारत के द्वारा शांति सेना भेजना, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में मनमुटाव पैदा हो गया। अंदरूनी मामलों में भी दखल देना भी कहीं ना कहीं संबंधों में बुरा होने का कारण है, यानी कि बुरे संबंधों का होने का कारण है। अगर घर का मैटर है, अगर किसी देश का मैटर है, तो अगर देश आपसे सपोर्ट मांग रहा है तो ही दो, अगर नहीं मांग रहा है तो आपको बताने या अपनी राय रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं श्रीलंका के बारे में, ठीक है। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप नोट्स ले लीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो
विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पर पढ़ना, तो विकास स्टडी पॉइंट का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उसमें ये सारी की सारी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज नजर आएगी। कोई भी वहाँ पे ऐड नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको वीडियोज, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस, ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़। भारत और भूटान के अच्छे संबंधों की बात करें तो क्या लिखा है, भारत और भूटान के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। पूर्वोत्तर भारत को उग्रवादियों तथा गुर्रिल्लों को भूटान ने अपने इलाकों से खदेड़ा है, जिसकी वजह से भारत को बड़ी सहायता मिली। देखिए होता क्या है कि जो ऐसे ऐसे आतंकवादी जो होते हैं, ऐसे गुरिल्ले तथा उग्रवादी जो होते हैं, जो किसी देश के नहीं होते हैं, कभी वो भूटान पर भी आक्रमण कर देंगे, तो कभी भारत पे, तो कभी किसी पर। ऐसे में जो भूटान है, भूटान इन लोगों पर ज्यादा एक्शन लेता है, उग्रवादी गुरिल्लों पर ज्यादा एक्शन लेता है, जिसकी वजह से भारत को काफी सहायता मिलती है। आगे भारत जो है भूटान में पन बिजली की विशाल परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है, यानी कि जिसे देखते हैं ना, बांधों से हम बिजली का निर्माण करवाते हैं ना, इस तरीके से, क्योंकि जितनी तेज धाराएं गिरती हैं उससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न करवाया जाता है। तो ऐसी चीजों में भारत भूटान की सहायता कर रहा है। और अगर मैं बुरे संबंधों की बात करूं तो ऐसा कोई बुरा संबंध है नहीं जिसपे भारत और भूटान के बीच में ऐसी स्थितियां पैदा हो। चलिए भाई, अब यहाँ पे एक टॉपिक और बचा हुआ है और इसके साथ साथ ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। टॉपिक क्या है, ताशकंद समझौता। ठीक है, ताशकंद समझौता और शिमला समझौता। देखिए मैंने आपको बताया 1948 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, दूसरा 1965 में युद्ध हुआ। कब, 1965। अगला है 1971 में युद्ध हुआ। ठीक है, 1971 में युद्ध हुआ। ऐसे में देखा जाए तो 1965 में जब युद्ध हुआ तो युद्ध होने के बाद एक समझौता भी किया गया था, क्योंकि इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के कई सारे हिस्से पे कब्जा कर लिया था। ऐसी स्थिति में भारत पाकिस्तान के उस कब्जा किए गए जमीनों को देना नहीं चाहता था, लेकिन आगे चल के जब बात यूएनओ में बैठती है तो उस समय सोवियत संघ ने, ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी में भारत तथा जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनको बैठाकर बातचीत करवाते हैं, और जितनी जितनी जमीनों पर जो जो देश कब्जा किया था उसको वापस करवा देते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में ये ताशकंद समझौता हुआ था। क्या हुआ था, ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता देखिए 10 जनवरी, युद्ध कब हुआ, 1965 में युद्ध हुआ, और समझौता कब हुआ, 1966 में हुआ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 10 जनवरी 1966 में ये सारी चीजें हुई थी। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में, यह एक शांति समझौता था जो कि लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। इसी को हम जानते हैं ताशकंद समझौते के नाम से। ठीक है, और इसके साथ साथ 1971 में जब युद्ध हुआ था उसके बाद एक समझौता हुआ था 1972 में, एक साल बाद। जैसे 1965 में हुआ तो एक साल बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। ऐसे ही 1971 में जब युद्ध हुआ तो उसके एक साल के बाद 1972 में जो समझौता किया गया उसको हम क्या कहते हैं, शिमला समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं, शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो जो शिमला समझौता हुआ था उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने ताशकंद के बारे में पढ़ा, आगे बात करते हैं शिमला समझौता। तो शिमला समझौता दिसंबर 71 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में ऐतिहासिक मात दी थी, और इसके बाद इस युद्ध के पश्चात 3 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान ने शिमला समझौता, एक समझौता किया जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी कि शिमला में एक समझौता किया और इसे ही शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या बातें रखी गई थी कि परस्पर लड़ाई ना करना, यानी कि आपस में लड़ाई नहीं करना है, मुद्दे को बातचीत के द्वारा हल करना है, राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ावा देना है, राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है, सार्वभौमिक सम्मान करना है, मतलब हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, सभी का सम्मान करना है। दोनों देश परस्पर विरोधी प्रचार नहीं करेंगे, भारत पाकिस्तान का प्रचार नहीं करेगा, पाकिस्तान भारत का प्रचार नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, सामान्य संबंध स्थापित करेंगे, आपस में जो मनमुटाव उसको खत्म करेंगे, और सिमिलरिटी मतलब एक समान बर्ताव रखेंगे, संबंधों की स्थापना करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से शिमला समझौता किया गया था 1972 में। ठीक है, अच्छा, एक लास्ट आप देख लीजिए मालदीव वाला भी, कि भारत और मालदीव के बीच अच्छे संबंध कौन से। तो 1988 में श्रीलंका से आए कुछ किराए के तमिल सैनिकों को मालदीव पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक बार ऐसा हुआ था कि 1988 में श्रीलंका से कुछ ऐसे तमिल आए थे, तमिल सेनाओं ने क्या किया था, मालदीव पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में मालदीव ने जब हमला रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारत ने वायुसेना देकर, ठीक है, नौसेना से शीघ्र कार्रवाई करवाती है, और इसके बाद वो युद्ध को जीत लिया जाता है। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटक, आर्थिक विकास मतलब पैसे से संबंधित, पर्यटक मतलब क्या होता है, टूरिज्म से रिलेटेड, और मत्स्य उद्योग का मतलब क्या होता है कि मछली वगैरह के उद्योग में काफी सहायता की है। तो यहाँ पे अगर संबंधों की बात किया जाए तो अच्छे ही संबंध, कोई बुरे संबंध मालदीव के साथ नहीं है।
ठीक है, 1988 में मदद किया था भारत ने। और एक इंपॉर्टेंट लाइन और यहाँ पे लिखी हुई है कि भारत दक्षिण एशिया के सभी देशों की सहायता हमेशा करने में तत्पर रहता है, मतलब तुरंत तैयार रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अनबन रहता है। भारत को जब जब भी अगर मौका मिला है, आस पड़ोस के जितने भी देश भारत से सहायता मांगे हैं, तब तक भारत सहायता देने के लिए तैयार हुआ है, लेकिन भारत भारत के साथ उनकी अनबन रहती ही रहती है। ठीक है, ऐसी स्थितियों में ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हमने क्या कर लिया, हमने इस चैप्टर को ओवर कर लिया, जहाँ पे मालदीव और भारत के अच्छे संबंधों के बारे में हमने बात किया, थोड़ा जिक्र किया। शिमला समझौते के बारे में हमने जिक्र किया जो कि 1972 में किया गया था। ताशकंद समझौते के बारे में बात किया, लड़ाई 1965 में हुई थी और समझौता हमने 1966 में किया था, एक साल बाद। भूटान के साथ क्या संबंध थे, उसके साथ बुरे संबंधों की बात किया। श्रीलंका के साथ अच्छे और बुरे संबंधों की बात किया। नेपाल के साथ अच्छे और बुरे संबंधों की बात किया। बांग्लादेश, देखिए इसके साथ अच्छे और बुरे संबंध ये सब आते हैं 4 नंबर में। बांग्लादेश के साथ वाला जो संबंध है तो आप याद ही कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। इसके अलावा मालदीव वाला उतना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो पाकिस्तान वाला जो मुद्दा है, जो पाकिस्तान संघर्ष वाला जो मुद्दा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप एक बार रीड आउट कर लेंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो श्रीलंका वाला टॉपिक जो आज हमने किया है, श्रीलंका वाला जो टॉपिक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो श्रीलंका है उसमें जातीय संघर्ष क्या है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो ये जो पार्ट 2 है हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 ही कंप्लीट नहीं किया बल्कि जो हमने कंप्लीट सिलेबस कर लिया। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट मतलब सिलेबस नहीं, मतलब अपना चैप्टर ओवर कर लिया। ठीक है, तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत है, कोई डाउट हो, कोई परेशानी है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ों को पूछ सकते हैं। बाकी आपके लिए विकास स्टडी पॉइंट का ऐप बनाया गया, वहाँ पे जाकर आप चीज़ों में इनरोल हुई, आपके लिए बनाया गया वो। ठीक है, इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर।